नमस्कार, मैं शिवानी राय। आज केवीएस के पाठ्यक्रम में सम्मिलित आरोह भाग 2 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता बादल राग का अध्ययन करेंगे। उससे पहले कविता के बारे में कुछ जान लेते हैं। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें अच्छा इंसान बनने में सहायता करता है। इसलिए ये ज़रूरी लगता है कि कविता सब तक पहुँचे, सब कविता को जाने और समझे। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे निकटता बनाए कविता से, तो उनकी भूमिका समाज में सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहाँ कल्पना की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बना रहा है। इस कविता में भी उसी जिज्ञासा का अध्ययन करेंगे। इस कविता में उसी जिज्ञासा को खोजने का प्रयत्न किया गया है। कविता को पढ़ने से पहले निराला जी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं जो अति महत्वपूर्ण है एवं उनकी रचनाएं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जन्म सन 1899 ईस्वी में। कहा जाता है कि इनका जन्म बसंत पंचमी के दिन हुआ था। सन 1899 महिसादल, जो कि बंगाल के मेदिनीपुर जिले में है, और इनका पारिवारिक गांव गढ़ा कोला अर्थात उन्नाव उत्तर प्रदेश में है। प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। निराला जी की महत्वपूर्ण कृतियां जैसे अनामिका 1923 ईस्वी की, परिमल 1930 ईस्वी, गीतिका 1936 ईस्वी, तुलसीदास 1938 ईस्वी, कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी, अड़िमा 1943 ईस्वी, बेला 1946 ईस्वी, नए पत्ते 1946 ईस्वी, अर्चना 1950 ईस्वी, आराधना 1953 ईस्वी, गीत गुंज 1954 ईस्वी, सांध्य काकली 1969 ईस्वी। निराला जी का प्रथम संग्रह अनामिका है। अंतिम संग्रह सांध्य काकली है। निराला जी की प्रथम कविता जूही की कली है, जो कि 1916 ईस्वी की है। और अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। निराला जी की पत्नी का नाम मनोहरा देवी है, पुत्री सरोज है और पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का उपन्यास है अप्सरा, जो कि 1931 ईस्वी का है। अलका 1933 ईस्वी का है। निरुपमा 1936 ईस्वी, प्रभावती 1936 ईस्वी, चोटी की पकड़ 1944 ईस्वी, काले कारनामे 1950 ईस्वी। तुलसीदास जी ने कहानी भी लिखा है। चतुरी चमार है, लिली है, देवी है इत्यादि इनके कहानी संग्रह भी है, कहानियाँ भी हैं। 8 खंडों में निराला रचनावली प्रकाशित हुई है। समन्वय मतवाला पत्रिका का संपादन भी किया है निराला जी ने। समन्वय और मतवाला पत्रिका का संपादन। निधन सन 1961 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ।
निराला जी की बहुत महत्वपूर्ण यह पंक्तियाँ हैं। नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद रव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे, वीणा वादिनी वर दे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यालयों में श्री गणेश इसी कविता को पढ़कर किया जाता है। कविता को नया स्वर देने वाले निराला छायावाद के ऐसे कवि हैं जो एक ओर कबीर की परंपरा से जुड़ते हैं तो दूसरी ओर समकालीन कवियों के प्रेरणा स्रोत भी हैं। उनका यह विस्तृत काव्य संसार अपने भीतर संघर्ष और जीवन, क्रांति और निर्माण, ओज और माधुर्य, आशा और निराशा के द्वंद्व को कुछ इस तरह समेटे हुए है कि वह किसी सीमा में बंध नहीं पाता। उनका यह निर्बंध और उदात्त काव्य व्यक्तित्व कविता और जीवन में फांक नहीं रखता। वे आपस में घुले मिले हैं। उल्लास, शोक, राग विराग, उत्थान पतन, अंधकार प्रकाश का सजीव कोलाज है उनकी कविता में। जब वे मुक्त छंद की बात करते हैं तो केवल छंद रूढ़ियों आदि के बंधन को ही नहीं तोड़ते, बल्कि काव्य विषय और युग की सीमाओं को भी अतिक्रमित करते हैं। विषयों और भावों की तरह भाषा की दृष्टि से भी निराला की कविता के कई रंग हैं। एक तरफ तत्सम सामासिक पदावली और ध्वन्यात्मक बिंबों से युक्त राम की शक्ति पूजा और कठिन छंद साधना का प्रतिमान तुलसीदास है, तो दूसरी तरफ देसी टटके शब्दों का सौंधापन लिए कुकुरमुत्ता, रानी और कानी, महंगू महंगा रहा जैसी कविताएं हैं। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध कहने वाले निराला उत्कट आत्मशक्ति और अद्भुत जिजीविषा के कवि हैं, जो हार नहीं मानते और निराशा के छड़ों में शक्ति की मौलिक कल्पना कर शक्ति का साधन जुटाते हैं। इसीलिए इस शक्ति साध्य कवि निराला को वर्षा ऋतु अधिक आकृष्ट करती है, क्योंकि बादल के भीतर सृजन और ध्वंस की ताकत एक साथ समाहित है। बादल उन्हें प्रिय है क्योंकि स्वयं उनका व्यक्तित्व बादल के स्वभाव के करीब है। बादल किसान के लिए उल्लास एवं निर्माण का तो मजदूर के संदर्भ में क्रांति एवं बदलाव का अग्रदूत है। बादल किसान के लिए उल्लास एवं निर्माण का तो मजदूर के संदर्भ में क्रांति एवं बदलाव का अग्रदूत है। बादल राग कविता अनामिका में 6 खंडों में प्रकाशित है। यहाँ उसका 6ठा खंड लिया गया है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि बादल राग कविता अनामिका में 6 खंडों में प्रकाशित है। यहाँ उसका 6ठा खंड लिया गया है। लघु मानव अर्थात आम आदमी के दुख से त्रस्त कवि यहाँ बादल का आह्वान क्रांति के रूप में कर रहा है, क्योंकि विप्लव रव से छोटे ही है शोभा पाते, अर्थात किसान मजदूर की आकांक्षाएं बादल को नवनिर्माण के राग के रूप में पुकार रही है। क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है। इस अर्थ में भी छोटे को देखा जा सकता है। अट्टालिका नहीं है रे में भी वंचितों की पक्षधरता की अनुगूंज स्पष्ट है। बादलों के अंग अंग में बिजलियां सोई हैं। वज्रपात से उनके शरीर आहत भी हो तो भी हिम्मत नहीं हारते, बार बार गिरकर उठते हैं। गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर ये बादल दरअसल वीरों का एक प्रमत्त दल दिखाई देते हैं।
चूंकि ये विप्लव के बादल हैं, इसलिए गर्जन तर्जन अमोघ है। गर्मी से तपी झुलसी धरती पर क्रांति के संदेश की तरह बादल आए हैं। हर तरफ सब कुछ रूखा सूखा और मुरझाया सा है। अकाल की चिंता से व्याकुल किसान हाड़ मात्र ही रह गए हैं। जीर्ण शरीर, त्रस्त नयन मुख, पूरी धरती का हृदय दग्ध है। ऐसे में बादल का प्रकट होना प्रकृति में और जगत में कैसे परिवर्तन घटित कर रहा है, कविता इन बिंबों के माध्यम से इसका अत्यंत सजल और व्यंजक संकेत करती है। धरती के भीतर सोए अंकुर नवजीवन की आशा में सिर ऊंचा करके बादल की उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। क्रांति जो हरियाली लाएगी, उसके सबसे उत्फुल्ल धारक नए पौधे छोटे बच्चे ही होंगे। समीर सागर के विराट बिंब से निराला की कविता शुरू होती है। यह इकलौता बिंब इतना विराट और व्यंजक है कि निराला का पूरा काव्य व्यक्तित्व इसमें उमड़ता घुमड़ता दिखाई देता है। इस तरह यह कविता लघु मानव की खुशहाली का राग बन गई है। इसीलिए बादल राग एक ओर जीवन निर्माण के नए राग का सूचक है, तो दूसरी ओर उस भैरव संगीत का जो नव निर्माण का कारण बनता है। अब कविता हम देखेंगे बादल राग। कविता का पहला अंश देखते हैं। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर, निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से, नवजीवन की ऊंचा कर सिर, ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल। तिरती है समीर सागर पर। तो यहाँ पर बादलों के लिए रणतरी कह रहे हैं, युद्ध की नौका। रणतरी का अर्थ यहाँ युद्ध की नौका से है। अस्थिर इस क्रांति के आह्वान से यह जो सामंती और पूंजीवादी शक्तियाँ हैं, इनका जो सुख है वह कितना अस्थिर है। इस पर शीघ्र ही दुख की छाया पड़ने वाली है। जग के दग्ध हृदय पर, अर्थात यह संसार जो शोषण से दग्ध है, उस पर यह क्रांति आने वाली है। भेरी गर्जन, यह युद्ध की रणभेरी है, युद्ध की धुंधुदी है। और यह बादलों का गर्जन जो छोटे लोग हैं, जो अंकुरित होंगे, निर्मित होंगे, अपने जीवन में आशाएं लिए हुए हैं, अपनी आकांक्षाओं के साथ ताक रहे हैं, उन बादलों को बुला रहे हैं कि वो बादल आए और क्रांति संभव हो। विप्लव के बादल अर्थात क्रांति के बादल, विप्लव के बादल अर्थात क्रांति के बादल आए और क्रांति संभव हो। फिर दूसरा अंश है, फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। असनिपात से सापित उन्नत, सत सत वीर, छत विछत हत अचल शरीर। गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। तो यहाँ पर हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, सस्य अपार, हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते
तुझे बुलाते, विप्लव रौ से छोटे ही हैं शोभा पाते। निराला जी इस अंश में बार बार गर्जन और मूसलाधार वर्षा का चित्र उपस्थित करते हैं। यह सैकड़ों जो खड़े विरोधी लोग हैं, क्रांति के द्वारा इन सब पर वज्रपात होना ही है। यह छत विछत धराशाही होने के लिए अभिशप्त है और यह निश्चित है, इस क्रांति के द्वारा इनका विनाश सुनिश्चित है। और वही छोटे पौधे, फसल, वह सब हंस पड़ते हैं, खिलखिला उठते हैं, हंस पड़ते हैं, खिलखिला उठते हैं। वही हाथ हिलाकर उन्हें बुलाते हैं। कवि कहता है कि इस विप्लव रौ से यह जो सामान्य लोग हैं, क्रांति के बाद यही शोभायमान होंगे। सामान्य जन में जो आकांक्षा है परिवर्तन, यह पूरी होगी। यही तो स्वराज्य है, यही निराला की भी आकांक्षा है। तो यहाँ विप्लव रौ अर्थात क्रांति का उद्घोष, जिससे जो सामान्य जन है, शोषित है, वंचित है, जो पीड़ित है, उसके मन में आकांक्षाएं जगती हैं कि जल्दी ही उनका स्वप्न पूर्ण होगा, उन्हें पीड़ा सदैव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए वे ही शोभायमान है। इस अंश का यही अर्थ है। अब कविता का तीसरा अंश देखते हैं। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। रुद्ध कोष है क्षुब्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर काप रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर। इस तीसरे अंश का भी व्याख्या देखते हैं। निराला कविता में कहते हैं कि यह अट्टालिका नहीं है रे, यह गगनचुंबी इमारतें, यह आतंक के भवन हैं। यह अट्टालिका नहीं है, यह गगनचुंबी इमारतें, यह आतंक के भवन हैं। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। सदा पंख अर्थात कीचड़ पर कमल खिलता है। इसलिए निराला कहते हैं, यह जो क्षुद्र कमल है, इससे हमेशा वह जल छलकता रहता है। इसलिए उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यह तो वैसे ही है जैसे रोग शोक में सुकुमार शरीर हंसता रहता है। तो इस क्रांति से थोड़े कष्ट हो सकते हैं, लेकिन वह सुकुमार शैशव की तरह सामान्य जन के हित में है। मुश्किलें तो उस समाज की है जो शोषक समाज है। मुश्किलें तो उस समाज की है जो शोषक समाज है, निराला उनके लिए कहते हैं, रुद्ध कोष है क्षुब्ध तोष, उनका कोष भरा हुआ है और वे ही भयभीत भी हैं। अंगना अंग से लिपटे भी हैं। सामान्य जन काँप नहीं रहा है, उसके तो पूरे होने का समय आ रहा है। धनी यह शोषणकारी जो वर्ग है वह काँपता है।
यहाँ पर इसका यही अर्थ है। और अब है, जीर्ण बाहु है सिर शरीर तुझे बुलाता, कृषक अधीर ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। यहाँ ए जीवन के पारावार बादल को कहते हैं कि इन्हीं के शोषण से सामान्य किसान, उनका शरीर सिर दुबला हो गया है और वह आह्वान कर रहा है, तुझे बुलाता कृषक अधीर, चूस लिया है शोषणकारी सत्ता ने, वह कंकाल मात्र रह गया है। ये जीवन के पारावार बादल को कहते हैं यहाँ पर निराला जी, जीवन के पारावार बादल को कहते हैं। कविता का वर्तमान में भी प्रासंगिकता है, बादल के माध्यम से यह कहते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कविता के साथ अभ्यास है, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों, यहाँ पर यह बताया गया है कि, तो यहाँ पे दुख की छाया जो है, दुख की छाया का आच्छादित हो जाना, अंदर तक कांप जाना, बुरी तरह भयभीत होना, आंखें बंद कर लेना, अपनों की गोद में मुंह छिपा लेना, दूसरों की सामना करने की क्षमता न रह जाना, अनुचित तरीकों से जमा की गई पूंजी की समाप्ति का भय को यहाँ पे कहा गया है अस्थिर सुख पर दुख की छाया। अब है, असनिपात से सापित उन्नत सत सत वीर, पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है। फिर तीसरा है, विप्लव रौ से छोटे ही है शोभा पाते, पंक्ति में विप्लव रौ से क्या तात्पर्य है, छोटे ही है शोभा पाते, ऐसा क्यों कहा गया है। तो यहाँ उत्तर में होगा कि विप्लव रौ से तात्पर्य है क्रांति गर्जन से हमेशा शोषित वर्ग अर्थात छोटा ही लाभान्वित होता है, उसे अपने अधिकारों की प्राप्ति होती है, शोषण का अंत होता है। अब है, बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता रेखांकित करती है। अब यहाँ पे जैसे कि हमने व्याख्या तो देखा ही है कि तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। फिर दूसरा हम लोगों ने देखा था अंश, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। कला की बात यहाँ है, पूरी कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। आपको प्रकृति का कौन सा मानवीय रूप पसंद आया और क्यों। दूसरा है, कविता में रूपक अलंकार का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है, संबंधित वाक्यांश को छांट कर लिखिए। इस कविता में बादल के लिए ए विप्लव के वीर, ए जीवन के पारावार जैसे संबोधनों का इस्तेमाल किया गया है। बादल राग कविता के शेष 5 खंडों में भी कई संबोधनों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे अरे वर्ष के हर्ष, मेरे पागल बादल, ए निर्बंध, ए स्वच्छंद, ए उद्यम, ए सम्राट, ए विप्लव के प्लावन, ए अनंत के चंचल शिशु सुकुमार। उपर्युक्त संबोधनों की व्याख्या करें तथा बताएं कि बादल के लिए इन संबोधनों का क्या औचित्य है। फिर चौथा है कि कवि बादलों को किस रूप में देखता है। कालिदास ने मेघदूत काव्य में मेघों को दूत के रूप में देखा। आप अपना कोई काल्पनिक बिंब दीजिए। फिर पांचवा है कि कविता को प्रभावी बनाने के लिए कवि विशेषणों का सायास प्रयोग करता है, जैसे अस्थिर सुख। सुख के साथ अस्थिर विशेषण के प्रयोग ने सुख के अर्थ में विशेष प्रभाव पैदा कर दिया है। ऐसे अन्य विशेषणों को कविता से छांट कर लिखे तथा बताएं कि ऐसे शब्द पदों के प्रयोग से कविता के अर्थ में क्या विशेष प्रभाव पैदा हुआ है। यहाँ शब्द छवि है अर्थात शब्द और अर्थ है। रुद्ध, रुद्ध का अर्थ है रुका हुआ। क्षुब्ध,
क्षुब्ध का अर्थ है अशांत या क्रुद्ध। अंक, अंक का अर्थ है हृदय। सीड़, सीड़ का अर्थ है छीड़। कृषक, कृषक का अर्थ है किसान। विप्लव, विप्लव क्रांति या बाढ़ को कहा गया है। दग्ध अर्थात तप्त या तपा हुआ। रणतरी अर्थात युद्ध की नौका। प्लावित अर्थात बहा दिया गया। भेरी, बड़ा ढोल को कहा जाता है भेरी। सुप्त, सोया हुआ। असनिपात अर्थात वज्रपात। छत विछत अर्थात लहूलुहान, बुरी तरह से घायल। हत, घायल मारा हुआ। शस्य, हरा। तो यहाँ पर हमारी पूरी कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।